मौजूदा भागदौड़ वाली जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि शरीर के किस भाग का दर्द हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अगर बात करें बोन्स की यानी हड्डियों की, तो हड्डियों में या जोड़ों में दर्द की समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। और यदि शुरुआत में ही हम हड्डियों की मजबूती की ओर ध्यान दे दें, तो आगे चल के इससे जुड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस जैसी हड्डियों की बीमारियों के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उनके उपचार क्या होते हैं, कैसे आप उससे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुभाशीष दत्ता। ही इज डेप्टी एडिटर विद जागरण न्यू मीडिया। और आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Sanjeev Kumar. Dr. Sanjeev is consultant orthopedics at Oscar Hospital, Panipat. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर हरि कृष्ण। ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रू हील क्लिनिक द्वारका, दिल्ली, एंड ऑल्सो विजिटिंग कंसल्टेंट एट ऑर्थो प्लस हॉस्पिटल इन आकाश हेल्थ केयर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर हरि आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि बैक पेन, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं और हम जानते भी हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि लोगों को काफी फेस करने को मिल रही है। और मोस्टली अगर हम मिलेनियल्स की बात करें तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को बैक पेन होती है, चाहे वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हो, पुअर पोस्चर की वजह से हो। तो इस पे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने जरूरी होते हैं जिससे कि हमें बैक पेन की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम पोस्चर रिलेटेड होती है। पेशेंट का अगर या किसी का भी पोस्चर अगर ठीक नहीं रहेगा, बैठने का पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, लेटने का पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, तो उनको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। दूसरा सबसे कॉमन कारण होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम पेशेंट को बैक में शुरू हो जाती है। तो एक तो पोस्चर है, जो अर्ली स्पॉन्डिलोसिस जो हम बहुत सुनने में मिलता है कि मरीज को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मरीज को पीछे कमर में हड्डी बढ़ गई है, ये सब पोस्चर रिलेटेड है। अगर मरीज का लाइफस्टाइल सेडेंटरी रहेगा, वो घूमेगा फिरेगा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो उसको बैक पेन की प्रॉब्लम रहेगी। इससे बचने के लिए उसको यूजुअली जितनी एक्सरसाइज हो सके, चाहे आधा घंटा हो सके सुबह, आधा घंटा शाम को हो सके, वो करे, वॉकिंग करे, अपना पोस्चर इंप्रूव करे। अपने पोस्चर को इंप्रूव करने का तरीका यही है कि जो बॉडी में एंगल्स है वो 90 डिग्री पे रहे। जैसे बैक का एंगल और हिप का एंगल 90 डिग्री पे रहे, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहे और नी का एंगल 90 डिग्री पे रहे, टेबल की हाइट सही रहे। तो आज के टाइम पे जो लोग बहुत ज्यादा देर बैठ के काम करते हैं उनको बैक एक की प्रॉब्लम बहुत होती है। जो सिस्टम पे ज्यादा देर बैठते हैं उनको बैक एक की प्रॉब्लम बहुत बहुत होती है। उसके लिए उनको अपना पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा, अपने टेबल्स की हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी। साथ में उनको बहुत देर तक लगातार नहीं बैठना, 2 घंटे के बाद थोड़ा मूव अराउंड करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर हरि, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर संजीव, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। बैक पेन के अलावा नी पेन, जो कि घुटनों का पेन है, उससे भी हमारे देश में लोग बहुत ज्यादा जूझते हैं। तो हमें इसके बारे में बताइए कि क्या इसके पीछे के रीजंस होते हैं और लोग ऐसा क्या करें जिससे कि उनके घुटनों की जो शेप है या उनकी घुटनों की जो हालत है वो अच्छी रहे और एक अच्छे से वो टेक केयर कर सके अपनी नीज की। घुटनों की परेशानी या तो घुटने जॉइंट की वजह से हो सकती है, जॉइंट के अंदर की परेशानी की वजह से हो सकती है, या फिर उसके बाहर के आसपास जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनकी परेशानी की वजह से हो सकती है। यंग पेशेंट्स में, यानी कि जिनकी एज 45 से 50 ईयर्स है, इन पेशेंट्स में ज़्यादातर परेशानी घुटने के आसपास की मांसपेशियों की होती है। और एल्डरली एज की अगर बात करें, यानी कि जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, उनमें परेशानी घुटना घिसने की वजह से ज़्यादा होती है। तो और जो ये यंग पेशेंट्स होते हैं, इनमें ये परेशानी मांसपेशियों की वजह से इसलिए ज़्यादा होती है कि ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सडन एक्सर्शन किया होता है, सडनली अपनी एक्सरसाइज बढ़ाई होती है या फिर सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट करी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को
हम सलाह ये देते हैं कि कोई भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उसे ग्रेजुअली बढ़ाएं, एक साथ नहीं बढ़ाएं। जैसे कोई रनिंग करना स्टार्ट करता है, तो कोई साइकिलिंग करता है, कोई जिम में एक्टिविटीज करते हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो शुरुआत में 2 से 3 किलोमीटर ही रन करें। अगर आप इकट्ठा एक साथ 5 to 8 किलोमीटर रन करेंगे तो आपको परेशानी होगी। और इसके अलावा एक्सरसाइज रनिंग से पहले आप थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करें, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करें। वहीं जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनको परेशानी घुटना घिसने की वजह से होती है, जो कि एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ऐसे पेशेंट्स को हम सलाह ये देते हैं कि वो एज के साथ कुछ घुटने की एक्टिविटीज कम करें, जिसकी वजह से घुटना ज़्यादा जल्दी घसता है। जैसे कि घुटने के लिए उसको स्क्वाटिंग ना करें, घुटू ना बैठें, आलती पालती ना मारें, सीधे चढ़ना करना थोड़ा कम करें। ये सारी एक्टिविटीज के साथ वो मसल की स्ट्रेंथनिंग करें, घुटने की एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि उनका घुटना थोड़ा और बेहतर चल सकता है और उनको दर्द में आराम मिलता है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर हरी आपसे है, जैसे कि आप एज अ स्पेशलिस्ट रोज आपके पास कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को लेके। सो मेरा सवाल ये है कि पुअर लाइफस्टाइल से अगर हम इसको जोड़े तो what are the common orthopedic problems related to poor lifestyle associated with poor lifestyle, और उसको लोग हम कैसे डील कर सकते हैं उससे? मैम आप ये मान के चलिए कि अगर 50 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं अपनी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को लेके, तो उसमें से 40 मरीज को जो प्रॉब्लम होती है वो पुअर लाइफस्टाइल से ही होती है। पुअर लाइफस्टाइल रहेगा तो पेशेंट को बैक एक बहुत कॉमन होता है, नी जॉइंट पेन बहुत कॉमन होता है, मसल पेन बहुत कॉमन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को रहती ही रहती है। उसके जॉइंट मूवमेंट नहीं होती, जॉइंट स्टिफनेस शुरू हो जाती है, तो उसका हाथ उठना कम हो जाता है, कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, फिर कलाई में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, और सर्वाइकल वगैरह। ये सब तो बहुत ही आम बीमारियां हैं, जो सब चीजें पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ही होती हैं। इसको इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि लोगों को अपने जॉइंट की जो मूवमेंट है वो लगातार जितनी मूवमेंट हो सकती है वो खुद करनी चाहिए। लगातार जॉइंट की मूवमेंट के साथ उसको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोजाना वॉक करनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेडिसिन खा के या किसी और तरीके से या कोई डाइट्स वगैरह चेंज करके सिर्फ ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। अपना लाइफस्टाइल चेंज करे बिना उसको कभी आराम नहीं आए। डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर मेडिसिन बता देगा, वो आप मेडिसिन ले लोगे, लेकिन वो उस चीज का इलाज नहीं है। उसके लिए आपको उठ के घूमना पड़ेगा, अपने जॉइंट को मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी जो होती है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है हड्डी की किसी भी बीमारी के इलाज का। अर्थराइटिस के बारे में हमें बताएं कि जो व्हाट आर द क्या डिफरेंट टाइप से अर्थराइटिस होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं तो आर्थराइटिस मेनली 3 तरह का होता है। एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि विद एज जो स्ट्रेसेस पड़ते रहते हैं जॉइंट पे, उसके जो घुटने की कार्टिलेज होती है वो धीरे धीरे घिस जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को धीरे धीरे उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसके जॉइंट की मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके जॉइंट की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है और पेशेंट को बहुत पेन शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है। अगर हम बात करें कि और किस तरह का आर्थराइटिस होता है, तो दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि गठिया की बीमारी है। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मरीज को ये तकलीफ पहले से होती है, लेकिन शुरू में मरीज को जोड़ों में हल्की सूजन या दर्द महसूस होता है, जो कि सुबह के टाइम मेनली होता है। सुबह उठने पे मरीज को आधे 1 घंटे तक जोड़ों में अकड़न रहेगी, और जैसे ही मरीज थोड़ा चलने फिरने लगेगा और दोपहर तक 1-2 घंटे के बाद मरीज के दर्द में अपने आप कमी आ जाती है। तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। और तीसरा अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो वो इन्फेक्शन से होता है। मान लो किसी भी तरह का किसी जोड़ में कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या टीबी का इन्फेक्शन हो जाए या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो इस तरह का इन्फेक्शन क्या करता है, घुटने की कार्टिलेज को खत्म कर देता है और उसकी वजह से मरीज को उसमें दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वेट गेन। जिसको ओबेसिटी है उसको जल्दी जोड़ों में प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको ओबेसिटी नहीं है उसके घुटनों में प्रॉब्लम जल्दी शुरू नहीं होती है।
देखो विद एज कुछ ना कुछ फर्क तो जोड़ों में आना होता है, लेकिन ओबेसिटी अगर शुरू हो जाएगी तो ये मान ले अगर किसी के जोड़ में 70 साल में दर्द होना होगा, अगर उसमें ओबेसिटी है वो 40 साल में दर्द होना शुरू हो जाए, उसका घुटना इतना घिसना शुरू हो जाएगा कि मरीज के लिए चलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना और अपना वेट मेंटेन करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सेकंड बात करें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट अपना इलाज किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास नहीं कराता। वो एक डॉक्टर के पास जाता है, उससे उसने थोड़ी दवाई ले ली, उसने कहा मुझे तो आराम नहीं हुआ, उसने दूसरा डॉक्टर चेंज कर लिया, उससे थोड़ी दवाई ले ली, उसने कहा मुझे आराम नहीं हुआ। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का इलाज लंबा होता है, उसमें मेडिसिन चलती रहेगी आपको, पर ये भी नहीं होता कि आप अपना डॉक्टर रेगुलरली चेंज कर लोगे तो वो आपकी दवाइयां रेगुलरली नहीं चला पाएंगे। ज्यादातर दवाइयां जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या गठिया में दी जाती हैं उनका असर आने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर आपको सुबह के टाइम ज्यादा दिक्कत होती है तो इसका इलाज अपने आप ना करें, क्योंकि अगर हमने इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को जल्दी नहीं रोका तो ये बहुत जल्दी ही जोड़ों पे असर करता है। 30-30, 35-35 साल के लोगों के जोड़ों में इतनी परेशानी हो जाती है कि उनके जोड़ बदलने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही कम उम्र होती है। अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो किसी भी इन्फेक्शन से बचने का तरीका है इम्यूनिटी को बेटर रखना। इम्यूनिटी को बेटर रखने का तरीका है कि आपके अंदर जो फूड में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो आपके प्रॉपर मात्रा में हो। अगर उसकी कमी है तो आप में इम्यूनिटी की कमी है, उस वजह से आपको कोई भी इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। जोड़ के इन्फेक्शन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका तुरंत इलाज कराया जाए। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज ठीक हो जाएगा, जितना लेट इलाज शुरू होगा उतनी लेट तक बैक्टीरिया उस जोड़ को खराब कर देगा और हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर हरी, आपने बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया हमें आर्थराइटिस के बारे में और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। आपने अपने लास्ट आंसर में बताया था कि क्या आप लोग कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं पेशेंट्स को, बट जनरली हमने इंडिया में देखा है कि लोग खुद ही कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं एक सर्टेन एज के बाद, या कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके। थोड़ा हमें ये बताइए कि क्या ये सही प्रैक्टिस है, और मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? क्या लोगों को प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए किसी भी सप्लीमेंट को यूज करने से पहले? कैल्शियम और विटामिन डी की जो मात्रा है शरीर में, रिक्वायरमेंट जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, तो आप भी खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि मरीज की एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसको डाइट में कितनी ले रहा है। कैल्शियम की टैबलेट की फॉर्म में जो डेली लेना होता है, और विटामिन डी सैशे या फिर टैबलेट की फॉर्म में जो वीकली ले सकते हैं आप शुरुआत में। जब आपकी रिक्वायरमेंट एक लेवल तक पहुंच जाती है, जब डॉक्टर को ये लगता है कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज लेंगे। तो ये लोगों को पता नहीं होता ज़्यादातर, और उन्होंने बस ये शुरुआत में ये सुन लिया होता है कि हफ्ते में एक आपको सैशे लेना है, तो वो सैशे वो कंटिन्यू करते रहते हैं। और विटामिन डी जो होता है, अगर आप कंटिन्यू लेते रहेंगे विटामिन डी, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे करके टॉक्सिसिटी करता है, और उसके अपने आप के कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। तो मरीज को कई बार ये भी नहीं समझ में आ रहा होता कि किस वजह से हो रहा है। हो सकता है उसको जो टॉक्सिसिटी के लक्षण है, जैसे कि पेट में दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन, दिमाग में नर्वसनेस में रहना, उल्टी का मन कंटिन्यूसली करते रहना, तो वो हो सकता है इन सिम्टम्स से दूसरे डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करेगा कि भाई मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे परेशानी क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत कॉमन होता है कि लोग खुद से ही विटामिन डी ले रहे होते हैं, और हो सकता है उनको इस चीज से टॉक्सिसिटी हो जाए। वही कैल्शियम के साथ भी है। कैल्शियम भी अगर आप अनप्रिस्क्राइब विदाउट डॉक्टर की बिना सलाह के अगर आप ये लेंगे तो आपको ये परेशान कर सकता है, आपको रीनल स्टोन हो सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको डॉक्टर कितना कैल्शियम दे, आपको कितना लेना चाहिए, उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। डॉक्टर
डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप कितनी मात्रा में वो रिक्वायर्ड है आपको आपके बॉडी के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इससे मिलता जुलता सवाल डॉक्टर हरी मेरा आपसे ये है कि अभी हमने बात की सप्लीमेंट्स की, क्या ऐसे कोई फूड्स होते हैं जिसको खाने से हमारा कैल्शियम एंड विटामिन हमारा मेंटेन रहे, और हम क्या बचपन से अगर बच्चों को भी दे तो आगे चल के उनको विटामिन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली जो भी नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हमारे काफी अवेलेबल हैं उन सब में कैल्शियम और विटामिन डी की एडिक्वेट मात्रा होती है। लेकिन उससे हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। अगर हम बात करते हैं तो फिश जो होती है, इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। फ्रेश वाटर फिश हो या फिर सी वाटर सॉल्टी वाटर फिश हो, बोथ आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर हम बात करें कि मीट की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में वो भी इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर हम बात करते हैं कि वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए क्या ऑप्शन है, तो वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए ऑप्शन हो सकता है मशरूम। मशरूम में क्वालिटी होती है कि इट स्टोर्स कैल्शियम एंड विटामिन डी इन अ वेरी गुड अमाउंट, बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर उसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम होता है। तो मशरूम का सेवन भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम कॉमन सब्जियों की बात करें तो स्पिनच है। अगर हम बात करें पालक, पालक के अंदर कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की मात्रा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट वहां से हमारी पार्शली पूरी हो सकती है। दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ये मान के चलिए जो भी हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नॉट फ्रॉम डायरेक्टली आप किसी से जाके अगर रॉ मिल्क ले लेते हैं उसके अंदर इतना विटामिन डी का लेवल नहीं होता। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसके अंदर फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर विटामिन डी की मात्रा होती है। तो वो प्रोडक्ट्स आपको यूज करने से भी विटामिन डी की जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वहां से आप पूरी कर सकते हैं। साथ में एग का जो योग होता है, एग योग भी एक अच्छा सोर्स होता है, तो वहां से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। जी सुभाशीष, इससे पहले आप अगला सवाल पूछे, हमारी ऑडियंस से एक सवाल आ रहा है जो डॉक्टर संजीव मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सवाल ये है कि मल्टीविटामिन्स आर बेटर, क्या मल्टीविटामिन्स बेटर होते हैं? सो मल्टीविटामिन्स आर बेटर और टेकिंग दीज इंडिविजुअल कैल्शियम एंड विटामिन डी कैप्सूल्स, मतलब क्या मल्टीविटामिन्स बेटर होते हैं या हम विटामिन डी कैप्सूल्स अलग से हमें लेनी चाहिए? तो मल्टीविटामिन ज़्यादातर जो होता है उसके अंदर विटामिन डी की मात्रा काफ़ी कम होती है, और आपको डेफिनेटली विटामिन डी अगर आप स्पेसिफिकली अलग से लें तो बेहतर होगा, क्योंकि विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है, बाकी विटामिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो आप अगर रेगुलर कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो हम आपको सलाह ये देते हैं कि भाई आप विटामिन डी भी लें। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी कमी है विटामिन डी की। यूजुअली हम पेशेंट का टेस्ट कराते हैं, अगर उनको डेफिशिएंसी होती है तभी हम उनको लार्ज अमाउंट में विटामिन डी देते हैं, नहीं तो एक मेंटेनेंस डोज देते हैं। लार्ज अमाउंट से मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर विटामिन डी का रिक्वायरमेंट की कमी आती है तो क्या करते हैं कि यूजुअली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हम उनको हफ्ते में देते हैं, एक हफ्ते में, और ऐसा 10 to 12 वीक्स तक करते हैं। उसके बाद ये बंद कर देते हैं। ये हाई डोज ऑफ विटामिन डी होता है, इसको बंद कर देना चाहिए और बंद कर देते हैं। उसके बाद हम उनको एक मेंटेनेंस डोज चलाते हैं जो 600 इंटरनेशनल यूनिट के आसपास होती है। वो आमतौर पे कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, तो आप कैल्शियम प्लस विटामिन डी ले रहे होते हैं रेगुलरली। तो ये चीज़ इतनी अमाउंट में आपको मल्टीविटामिन में नहीं मिलता, तो आप मल्टीविटामिन अगर ले भी रहे हैं तो भी आपको कैल्शियम प्लस विटामिन डी अलग से लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर संजीव इस सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर हरी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि हमें कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में बताइए जिससे कि लोग एक हेल्दी बोन डेवलप कर सकते हैं, और लोगों को जो ये बोन्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है जैसा आपने बताया काफी कम एज से होती है, तो क्या नेचुरल तरीके होते हैं जिससे कि एक हेल्दी बोन्स डेवलप हो सकते हैं? सर, अगर नेचुरल तरीके की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट एक्सपोजर। तो सनलाइट एक्सपोजर यूजुअली मरीजों को नहीं होते। यूजुअली जो हमारे आज के लाइफस्टाइल, इतना बिजी लाइफस्टाइल है कि हमें सनलाइट एक्सपोजर मिलता ही नहीं।
तो दिन में कम से कम आधे घंटे का 30 मिनट्स का सनलाइट एक्सपोजर सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारा विटामिन डी बॉडी में जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है वो एक्टिवेट हो जाए और मोस्ट लाइकली हमें विटामिन डी टैबलेट्स वगैरह लेने की जरूरत ना हो। अगर दूसरी बात करें तो अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के हमें मूव अराउंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वेट मेंटेन करना, बॉडी का जो हमारा वेट है वो हमारी हाइट के हिसाब से मैच करते हुए हमें मेंटेन करना है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, लाइफस्टाइल हमारा और सेडेंटरी होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जो जॉइंट्स है, बोन है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता रहेगा और उनमें ज्यादा दर्द होता रहेगा। तीसरी चीज है कि जॉइंट की मोबिलाइजेशन, मूवमेंट सारे जॉइंट की हमें करनी चाहिए, जो कि हम जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। नॉर्मल जो जॉइंट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो बहुत है हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए। किसी को जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल हेल्दी बोन्स के लिए, किसी को बहुत वेट लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग करें और नॉर्मल जॉइंट्स की, सारे जॉइंट्स की मूवमेंट करें, वो ही बहुत है आपकी बोन्स को और आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए। चौथी चीज है डाइट में हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। जो हमारी डाइट के अंदर है उसके अंदर प्रोटीन इंटेक हमारा ठीक होना चाहिए, उसके अंदर हमारा कैल्शियम इंटेक ठीक होना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर ये सारी चीजें फॉलो की जाए तो हमें हो सकता है कि जो बोन की और जॉइंट की प्रॉब्लम है वो कम हो और हो ही ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरी। और इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं क्योंकि समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है और सवाल हमारे पास बहुत आ रहे हैं। डॉक्टर हरी और डॉक्टर संजीव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जितने भी सवाल थे जो बोन हेल्थ से जुड़े थे उन सबके जवाब दिए और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को इससे बहुत लाभ होने वाला है। और इस सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। अगले हफ्ते, अगले वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, न्यू हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। सुभाशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।